आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आज बड़ा पब्लिक डिबेट शो 2047 में हमें कैसा इंडिया चाहिए, कैसा भारत चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण का ऐलान किया, जिसमें सबसे पहला प्रण है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। पीएम ने साफ कहा कि यह बड़ा संकल्प है, लेकिन इससे कम हमें मंजूर नहीं। तो दूसरी तरफ 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है और मिशन के लिए कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने बिहार को अपना ठिकाना बनाया था, जहां से पिछले महीने कई लोग अरेस्ट भी हुए और इस पूरे मुस्लिम राष्ट्र वाले प्लान का भांडाफोड़ हो गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ पीएफआई का नहीं है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सत्ता मिलने पर ताली पीटते हैं, तालिबान के इस्लामिक एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। आज इन लोगों को भी एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि अगले 25 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि ये एजेंडा होगा, देश हित की बात होगी। दूसरी तरफ इस पीएफआई वाली कट्टर सोच का भी मुकाबला करना होगा। तो आज देश के युवाओं के बीच से, देश की जनता के बीच से राष्ट्र हित के इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र, क्योंकि बॉर्डर वाले राज्यों में एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है, जहां साजिश के तहत एक समुदाय की आबादी बढ़ाने की चाल चल रही है, इसका खुलासा भी हो गया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? हम अपने मानक नहीं बनाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लाल किले से 2047 का प्लान विकसित राष्ट्र वाला दिया। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये वही साल है जब पीएफआई के प्लान 2047 का देश को पता चला। बिहार से पकड़े गए पीएफआई के मॉड्यूल और उनके पास से बरामद दस्तावेजों के मुताबिक भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया। पीएफआई के दस्तावेजों में कहा गया था 10% मुसलमान बहुसंख्यकों को घुटने पर लाने के लिए काफी हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। भारत में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर। याद करिए राहुल जी, आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में काउंट होती थी, जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है। इकोनॉमी इज स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ रेट्स आर स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टुडे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 13.5% आज भारत का ग्रोथ रेट है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से सशक्त हुआ है कि हम कभी भी मंदी की तरफ गति नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की हालत खराब है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, देश का बच्चा बच्चा परेशान है। हालांकि आरबीआई की माने तो पहली तिमाही में भारत की विकास दर 13.5% रही। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। अनुमान है कि 2027 तक भारत जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। यानी 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ सकती है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी 2029 तक 7 पायदानों का उछाल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट कहती है कि देश के कई सीमावर्ती राज्यों में 10 साल में एक विशेष वर्ग की जनसंख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कराकर
साजिशन इन्हें बॉर्डर इलाके में बसाया जा रहा है। देश के करीब 12 राज्यों में बहुसंख्यक आबादी अब अल्पसंख्यक हो गई है। अब सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं, विकसित भारत, सुपर पावर भारत, या फिर धर्म के नाम पर पीएफआई की साजिश से त्रस्त भारत? हम क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत या फिर राजनीतिक फायदे के लिए प्रोपेगेंडा और तुष्टीकरण में झुलसा भारत? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इस बड़े विषय पर बात करने के लिए, मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मेरा साथ बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ देश के युवा मौजूद है, मेरे साथ देश के अनुभवी लोग मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियां इस देश की जनता के लिए। और मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल, मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सांसद, लोकप्रिय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर संगीत रागी, उनका अभिनंदन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और अपनी बात को टू द पॉइंट रखते हैं। स्वामी दीपांकर है, जाने माने धर्मगुरु है, उनका भी अभिनंदन है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। तो दूसरी तरफ मौजूद है मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब, अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, उनका अभिनंदन है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कभी ना चुप होने वाले। मेरे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शादाब चौहान, पीस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। जब मैं इस विषय की बात करता हूं तो मेरे ख्याल में दो चीजें आती हैं। एक, 2047 का वो भारत जिसके अंदर सबका साथ, सबका विकास हो, एकता पर जोर हो, विरासत पर गर्व हो और टेक्नोलॉजी, साइंस और संस्कृति का बेजोड़ मेल हो। और दूसरी तरफ पीएफआई का एजेंडा है कि मुस्लिम राष्ट्रों, 10% मुसलमानों को पीएफआई के साथ जोड़ना है और बॉर्डर पर जो हो रहा है उस पर भी पैनी नजर रखनी है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, शादाब चौहान, 50 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है 2047 तक विकसित राष्ट्र जो मोदी का एजेंडा है, आप उसके साथ खड़े हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने खूबसूरत लाल किले की प्राचीर से जो बात कही कि विकसित भारत, मैं आज पूछना चाहता हूं, यहां पर संत समाज भी है, आदरणीय सुधांशु जी भी हैं और महिलाएं बैठी हैं और अमीश देवगन जैसे बेबाक पत्रकार हैं। क्या विकसित भारत महिलाओं की बेइज्जती करके बन सकता है? बिल्किस बानो का भाई आज शादाब चौहान पूछ रहा है कि भाजपा का गोधरा का विधायक कहता है कि वो ब्राह्मण थे, उनके गुण अच्छे हैं, उनको छोड़ दीजिए। जिसने एक हामला औरत को, एक प्रेग्नेंट लेडी की इज्जत को लूटने वाले उन दरिंदों शैतानों को छोड़ा गया, वो गुजरात की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके भी खिलाफ है। क्या रेपिस्ट को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर बिल्किस का नाम कुछ और होता तो नहीं छोड़ा जाता? क्या जो दरिंदे इज्जत लूटने वाले हैं वो छोड़ गए? 50% आबादी की इज्जत लूटने वाले शैतानों को अगर आप शरण देंगे तो विकसित भारत नहीं, विनाशकालीन भारत बनेगा। दूसरी बात, पीएफआई ने, किसी जितनों लोगों का फोटो दिख रहा है, ओवैसी साहब, अखिलेश जी, जितने लोग हैं, या शादाब चौहान, किसी ने भी कहा हो कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो मैं उसका खंडन करता हूं। नहीं कहा, हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन वो विकसित भारत नहीं जब बेटियों की इज्जत लूटी जाए, वो विकसित भारत नहीं जब बेटियों की इज्जत लूटे। आपने बिल्कुल जायज बात बोली कि आपने इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन नहीं करा है। जब बना तो ताली आप बजा रहे थे, नहीं बजा रहे थे? सुनिए, ये सत्य है। तालिबान जब बना तो ताली आप बजा रहे थे कि तालिबान बड़ा खूबसूरत बना है, ऐसा ही भारत आपको भी चाहिए था ना? अब आपके 50 सेकंड कंप्लीट हुए। प्रोफेसर रागी, ओके, कोई बलात्कारियों के साथ नहीं हो सकता। प्रोफेसर रागी, महत्वपूर्ण पॉइंट, एक सेकंड सर, होल्ड ऑन, कंट्रोल योरसेल्फ। जो टॉपिक है उसके साथ हम रहे। मैं आपकी बात आता हूं प्रोफेसर रागी। देखिए, दो सोच है। एक सोच है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, दूसरी सोच है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। कोई डायरेक्टली कह रहा है, कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि बच्चे पैदा होते हैं ये तो खुदा की मर्जी से होते हैं, ईश्वर की मर्जी से होते हैं। बॉर्डर एरियाज के अंदर हमने हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं आज की तारीख के अंदर। बंगाल के ऐसे कई इलाके में बता सकता हूं, नेपाल बांग्लादेश सीमा में डेमोग्राफिक बदलाव किया गया है, वहां पर माओवाद से जुड़ी हुई बड़ी सारी चुनौतियां हैं। क्या आपको लगता है कि जो थॉट प्रोसेस पीएफआई कह रहा है वो गंभीर है? देखिए, 1998 में टीवी राजेश्वर ने देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में बैक टू बैक 2 आर्टिकल लिखा और उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए हिंदू वहां से भाग रहे हैं और
जो बांग्लादेशी आए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको शरण देने वाला कोई और नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लोग उनको पहले घृणा करते थे, उनको लगता था कि ये आकर के हमारी रोजी रोटी पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको शरण दिए। और उन्होंने कहा कि ये शरण क्यों दिए, उनको लगता था कि यदि इनकी डेमोग्राफी बढ़ेगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी, राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, सांस्कृतिक ताकत बढ़ेगी। और ये वही एरिया है जो मुस्लिम है, जिसको जिन्ना जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर के रूप में मांगता था। तो यदि आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो बिहार से लेकर के बंगाल, आसाम और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारा एक पूरा एक आपको ट्रैक मिला। चूंकि आप 50 सेकंड ही आपने दिया है, ये मामला बहुत गंभीर है, बस 10 सेकंड लेना चाहता हूं। देखिए 1947 में जब इस देश का विभाजन था तो 24.3% मुस्लिम इस देश में थे। और सरदार पटेल जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। बचे हुए भारत में 9.6% मुसलमान रह गए थे। आज के दिन में वो 18% के आसपास हैं। जी, तो मेरा अपना मानना है, नहीं, ये 2011 का सेंसस की बात कर रहे हैं। 14.2 जो है 14 का जायज बात कह रहे हैं। 2011 का सेंसस था, उसके बाद 11 साल निकल चुके हैं, पानी काफी ऊपर बढ़ चुका है। लेकिन आपके 60 सेकंड हो गए सर, मैं आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए। आपके 50 सेकंड अब शुरू होते हैं। कलीमुल हाफिज साहब, मैं आपके पास आता हूं। महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। जब आप हिजाब का समर्थन कर देते हैं, जब आप समर्थन कर देते हैं, अपराधियों के अंदर मुसलमान गिन लेते हैं, तब आप इस्लामिक राष्ट्र का साइलेंट सपोर्ट करते हैं। यह मेरा आरोप है आप पर। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बात कही है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन वो अपने जो पहले वादे किए हैं, जो 2014 में उन्होंने कहा था, और नेताजी का वो नारा दोहराया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे 60 महीने दो, मैं तुम्हें सुख चैन का जीवन दूंगा। क्या हिंदुस्तानियों को सुख चैन का जीवन मिला? जी, उन्होंने जो वादे किए थे कि पूरी 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिला? अरे प्रधानमंत्री आवास योजना में ही 3.25 करोड़ घर देने थे, जो सिर्फ 76 लाख दिए हैं। उन्होंने कहा था कि हम गरीबी सिंगल डिजिट में ले आएंगे। 50 सेकंड, गरीबी 22% अभी भी है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जब आप हिजाब का समर्थन करते हैं, जब अपराधियों में मुसलमान छुपाइए। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये सरकार आंकड़ों की जालसाजी कर रही है और उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप आंकड़े आने दीजिए। जब 2014 के ये वादे को नहीं निभा पाए तो 2022 में जो लुभावने वादे दे रहे हैं, इन पे कैसे भरोसा करेंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये सारा छाती में दर्द इसलिए शुरू हुआ है कि 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि एकमात्र देश था जिसको संविधान में शरिया के प्रावधान थे, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ था, जहां पे वक्फ बोर्ड था, मौलवियों को सैलरी मिलती थी, हज सब्सिडी मिलती थी। मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, और तो और सर्वोच्च न्यायालय यदि शरिया के खिलाफ आ जाएगा या उससे मतभेद रखेगा तो सर्वोच्च न्यायालय को कुचलकर संसद में संविधान संशोधन करके शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया जाएगा। यह मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और कोई कहीं हुआ हो, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बता दें, मैं माफी मांग लूंगा। इसलिए छाती में दर्द है कि अब 14 के बाद भारत प्योरली ट्रूली सेकुलर राष्ट्र बन रहा है। अब दूसरी समस्या क्या है? यहां पे बात सिर्फ भारत की नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह ख्वाब बहुत दिनों से मुसलमानों के दिमाग के में कट्टरपंथी तबका रखना चाहता है। 47 के समय मुसलमान शिक्षा में भी आगे थे, पढ़ाई लिखाई हर चीज में आगे थे, वो पीछे हो गए। मगर एक लाइन कह दूं, मगर एक ख्वाब जानते हैं क्या है? एक थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं। ये वैसा ही है, जब श्री राम जी की सेना पहुंची थी तो रावण को लगा थे, रे हम तो देवताओं को जीत लिए, इनको जीत लिए, ये बानर सेना क्या है? मगर फिर जब हनुमान जी का रूप दिखा था तो फिर सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। तो अब समाज के अंदर शक्ति जागृत हो रही है। अब ना बिना खड़क ढाल वाले नेता हैं, ना गुलाब लिए हुए शांति का कबूतर उड़ाने वाले नेता हैं। अब वो नरेंद्र मोदी है जो घर में घुस के भी मारते हैं, जरूरत पड़ने पे सख्त भी रहते हैं। 1 मिनट 10 पर एक लाइन में आगे लूंगा 1 मिनट 10 सेकंड हो गए, 25 सेकंड ऊपर हो गए। अनुराग भदौरिया को आने दीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं आपको 50 सेकंड प्लस 10 सेकंड करके चल रहा हूं। आपका मुझे पता है आप शांत नहीं होंगे उसमें। आप अनुराग भदौरिया, आपका नेता, आपके सांसद इतनी नॉन साइंटिफिक बात करते हैं, वो भी एक तरफ से आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करना है कि बच्चे तो खुदा की देन है, बच्चों के अंदर तो किसी का लेना देना। इट इज सो अनसाइंटिफिक।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 2014 के बाद से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद देश खतरे में आ गया। इसके पहले खतरे में नहीं था, ना मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला था, ना यहाँ सर से तन जुदा होने वाले डायलॉग चल रहे थे, ना यहाँ पे किसी तरह की घटनाएं हो रही थी। अचानक ये कहां से आ चलते गया? तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। अब बोला भी जाता है, दिखाया भी जाता है, एक्सपोज भी किया जाता है। राम मंदिर की बात तो तब भी होती थी, लेकिन बनता नहीं था। जवाब दीजिए। बोल रहे तब भी था, चलता था, हम लोग जिंदा कैसे हैं फिर? जब सब चल ही रहा था तो फिर कैसे राष्ट्र आगे बढ़ा? इसलिए ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, कम से कम देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए आप राष्ट्र को तो बर्बाद मत करो। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता पाने के लिए कौन से डायलॉग लाती है? पहले कहती है परिवारवाद, फिर कहती है इस्लामिक बन जाएगा, फिर कहेगा यहां पे सबके सर कलम। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? आपको परिवारवाद की जरूरत पड़ती है तो आप चले जाते हो परिवारवाद के साथ सरकार बनाने। आप हरियाणा में चौटाला जी के साथ बनाए हो, फिर चले जाओगे बादल के साथ बना लोगे, फिर पीडीपी के साथ जाके कश्मीर में बना लोगे, फिर शिवसेना के साथ बना लोगे, तब परिवारवाद दिखाई नहीं देता। जब आपको मुसलमानों के साथ सरकार बनानी होती है तो मुसलमान नहीं है, लेकिन जब आपको डिवाइड एंड रूल करना होता है तब आप लेके आ जाओगे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। 2047 का सपना दिखा रहे हो। सुनिए एक मिनट 10 सेकंड, 2047 के लिए आप हमें डरा रहे हो। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कभी किसी से न डरा है। हिंदुस्तान तब भी हजारों साल पहले हिंदुस्तान था। ये बात पता नहीं। हिंदुस्तान है, ये कब बात हिंदुस्तान पता नहीं। रहेगा? एक डराओ मत। स्वामी दिवाकर बोल ले। हिंदुस्तान को 30 सेकंड दे रहा हूं। आप डराओ मत। आप डरा के वोट लेना चाहते हो? आप महंगाई पर वोट मांगो, नहीं मांगोगे। आप महंगाई पर डरा रहे हो, इस्लामिक बन जाएगा, सर कलम हो जाएगा। अरे भाई आज की बात सर कलम हुआ है, होगा नहीं हुआ है। कन्हैया लाल साहू को मारा गया है। भाई कितने लोग मारे महाराष्ट्र गए? के अंदर तो कितने उनको लोग सजा मारे मिलेगी, गए? सजा क्या कह रहे हो? सजा मिलेगी। क्या आप कह रहे हैं? सजा कितने लोग मिलेगी। मारे गए? अरे सजा आपको मिलेगी। एक आदमी की गला कटा वो उससे सजा चैन नहीं है। मिलेगी, कितने लोग मारे सजा गए? मिलेगी। हिसाब मांग रहे हो आप? कलम कितने करेगा, लोगों सजा के सर कलम मिलेगी। हुए हैं? कानून सजा देगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग। कानून गलत सजा बोला देगा। आपने गलत बोला। नहीं, कितने लोगों के सर कलम हुए? मैंने कहा कि मेरे शब्द पकड़िए। मैंने कहा आपने सजा बोला, मिलेगी। नहीं, आपने बोला, आपने बोला, गलत बोला। आपने मैंने बोला कहा कितने सजा लोगों के सर मिलेगी। हुए? कितने लोगों? अरे बोलने किसकी तो दो, छाती में बात कब मत शांति पकड़ो, मिलेगी? बात कितने मत लोगों के सर पकड़ो, कलम हुए? सजा इस देश के अंदर? मिलेगी। कोई सर कलम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आपने बोला कानूनन। कितने लोगों के हुए? अरे मैंने कहा अरे कितने जनाब, लोग, उनके लिए ये नहीं तो बोला बात मैंने। हो गई कन्हैया की कि बात कितने नहीं कर रहा हूं मैं। कितने राम भक्तों अरे को कन्हैया गोली का मारी तो में मैंने ही क्या सबसे पहले बोला था कि अरे सजा ये मिलेगी। क्या आप बोलेंगे? बात मत सुनिए। पकड़िए। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। अब हो गया। आप पकड़िए मत बात। एक सेकंड अभी तक बोले नहीं है। 10 सेकंड, बोले नहीं है। 40 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। जिनके नेता ने कार सेवकों की हत्या करके सरजू को लाल रक्त से संध्या, उनके व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, नहीं, एक नहीं, उनका वक्तव्य क्या था? मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था? मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। ये शब्द बोलने वाले आज आके कह रहे हैं। 50 सेकंड स्वामी दिवाकर। स्वामी दिवाकर अरे गलत नहीं है। गलत बोल रहे हो। मार्च 2017 लखनऊ कैंटोनमेंट में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने ये बात बोली। हैसियत नहीं होती है कि लोगों के भले की बात करें, ये लोगों की भले की बात रोजगार है, की लोगों बात के गले करें। कटेंगे। इसने मारा, उसने काटा, उसने लोगों को काटा, गले इसने बोले। मारा, इसमें बोले, हिंदुस्तान कुछ को आप ही को 8 गला साल से कटा है। फंसाए पड़े हो। एक दो तो गले कटे हैं, इसमें क्या इतनी आफत हो रही है? मैंने ऐसा नहीं बोला, फिर गलत बात बोल रहे हो आप। देखो ये सब सब पकड़ के आप ये एजेंडा मत चलाओ कम से अमीश कम। है क्या कि जिस जगह छुट्टी शुक्रवार की होने लगे वो हम लोग देख नहीं रहे हैं, उसे देखकर अनजान होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात। जहाँ अब छुट्टी ही शुक्रवार का होने लगा, जहाँ कुछ इलाकों में हुआ। कुछ एक वीडियो अभी झारखंड भाई झारखंड में हुआ ना इनको है। भी उनके 40 कुछ सेकंड नहीं, में देने एक कस्बे में हुआ। दीजिए। एक कस्बे में नहीं हुआ, झारखंड के कई इलाकों में हुआ, बिहार के कई इलाकों में हुआ। बिहार बस के 700 स्कूल में हुए हैं। एक यही मेरा 700 सर, 4 मैं- गले कटे हैं। मैं मतलब यही- 4 मैं- गले कटे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता अगर 200 इलाकों में हो भी गया तो क्या बड़ी बात है स्वामी ना, दिवाकर? मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यही कवर फायर है। एक आधा हो ही गया, यही कवर फायर। कई बार इनको कई 40 बार सेकंड मिलेंगे यार ये गलत बात है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैंने ये नहीं बोला। भाई मैं इनकी बात कर रहा आप नहीं बोल रहे भाई। हूँ, आपकी तो बात ही नहीं कर रहे, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए अनुराग गुदरिया, अगर आप करेंगे तो अनफेयर कर रहे हैं। तो मैं टोकूंगा। नहीं, आपकी बात ही नहीं हो रही है। बतंगड़ बना आप गलत होगा। आप एक सेकंड, गलत सुनकर कहेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी दूसरे की नहीं।
छुट्टी शुक्रवार की होने लगी, एक जगह है, ये समझिए आप लोग युवा हैं, आप लोगों को भविष्य में देश चलाना है। छुट्टी शुक्रवार में होना। 40 अच्छा, सही बात, इनके इनके मैं जानना चाहता हूं कि सर शुक्रवार की छुट्टी में तकलीफ क्या है? 40 सेकंड क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ इतना संडे में चुभेगा यार, ये नहीं मालूम। संडे का तकलीफ नहीं है, स्वामी जी बात खड़े हो जाइए, शुक्रवार को बोलने नहीं देंगे। ये अन्याय हो रहा है, ये स्वामी दीपांकर के साथ अन्याय है, उनको अपने 50 सेकंड बात नहीं रखनी दे रहे। इतना चुभेगा बात यार, ये मुझे मालूम नहीं था, और पता होता मैं नहीं बोलता। इतना चुभेगा ये नहीं मालूम था। जिस बोलने दीजिए ना भाई, तकलीफ मुझे नहीं, कलीमुल हाफिज साहब, तकलीफ उन लोगों को है जो अब तक संडे की छुट्टी मनाते हैं। गल्फ संडे की छुट्टी मनाने लगा। दुबई आप जाते हैं? नहीं जाते हैं तो जो वहां रहता है उससे पूछिए, वहां सैटरडे संडे हो गई, आप फ्राइडे कर रहे हैं। यहाँ आप देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? देश कानून से चलता है, तो आप मजहब के आधार पर कानून चाहते हैं? आप चला रहे, आप कवर फायर दे। मेरी कहां से सरकार हुई है? आप कौन सी पार्टी के? मेरी आप कौन सी पार्टी के? मेरी को जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। ये हिंदू संस्कृति है जी, ये देश की संस्कृति है। साधु की कोई जात नहीं की सरकार है। मेरी सरकार ही नहीं की है। मेरी जैसे योगी आदित्यनाथ की कोई जात नहीं, वैसे स्वामी दीपांकर की भी कोई जात नहीं। मेरी सर, मैं अमीश इस चीज से दुखी हूं यार, मुझे मत बुलवाया करो दोस्त। मेरे एक आधा शब्द इतना चुभता है यार, मैं नहीं आऊंगा। इतना कोई गजबे यार, कोई पूछी जा रही है। जात नहीं, हम कबीर ने पार्टी अब के से पहले भी कहा था कि कौन जाति, सी पार्टी में हो? हाँ, अब पार्टी पूछेंगे थोड़ी देर बाद, हमने कहा कास्ट है पूछेंगे, हिंदुस्तान तो की इनकी पार्टी अगर में। जो हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ये भी सब हिंदुस्तान की पार्टी में होंगे। मेरे से कलीमुल हाफिज साहब, मेरे से पहले भी एक बार जब राम मंदिर पर डिबेट चल रही थी तो पूछा गया था कि आप राम मंदिर पर इतना क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं राम का प्रवक्ता हूं, मेरी पार्टी वो बैठी है, मैं उन्हीं के बीच का आदमी हूं। और अगर जो मेरी पार्टी आकर देखनी है, मेरे आश्रम देख लीजिए, गांव भैंसों को चराता रहता हूं, थोड़ा बहुत चारा चूरा बचता है वो हम लोग खा लेते हैं। बोलिए स्वामी जी। नहीं भाई साहब, अगर बोलने नहीं देंगे बोलूंगा कहां से? राष्ट्र की बात कीजिए। आप अमीश, ये एटीट्यूड पढ़ना उस्ताद, ये जीने देंगे तुम्हें? राष्ट्र, इनका एटीट्यूड देखिए, ये सिखा रहे हैं, बोलिए कौन है भाई इनके कहे से कोई बोले? जिनकी तुम नहीं सुनते ये मुझे सुनाना चाह रहे हैं। सोचिए कि a little knowledge is a very dangerous thing. Death will kill you later, but your ignorance will kill you much before it. आप दुनिया को समझाने निकले हैं, खुद को समझाइए। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, छोड़िए, बाद में पूछ लीजिएगा, वरना कहेंगे 40-60 इस पर भी लफड़ा करेंगे। सुधांशु 100 बातों की बात, इनका तो बस नाम ही काफी है। पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता को समर्पित पार्टी। इंडिया भी लगाई, ऑल इंडिया भी लगा दिया है, यानी इंडिया भी पूरे लगाई है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जहां के। कहीं भी जाएंगे मुसलमानों की एकता को समर्पित रहेंगे, और ये बगल में उनको सेकुलर बताते रहेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है जो इस देश में रही। और एक लाइन और कहना चाहता हूं, वैसे ये ख्वाब जानते हैं, ये आज से नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैंने बात कही कि ये भारत वो देश था जो आज तक हजारों सालों से आज तक रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। बीच में हमारे यहां हमारी उदारता और जो शांति और अहिंसा थी उसको ऐसा नेताओं ने कायरता बना दिया, इसकी वजह से हम विभाजित हो गए। अन्यथा एक बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हजरत वलीउल्लाह, नाम इनको पता होगा। उन्होंने जानते क्या लिखा कि जब इस्लाम का कारवां चला मोहम्मद साहब के बाद, 1 शताब्दी के अंदर पूरी दुनिया पे छा गया, मगर सिर्फ भारत में नहीं, उन्होंने कहा वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंझिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे उन्होंने क्या लिखा कि ये पै सिपर जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। हमारी वो ताकत थी, मगर उसके बावजूद आज हमारे यहां पिछले 50-60 सालों में 50-60 सालों में देश का विभाजन, उसके बाद की राजनीति, पर वो जो सोई हुई शक्ति थी, मैंने कहा ना, अब शक्ति जागृत हो रही है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति समझ में आ गई थी, तब फिर कोई भी शक्ति, आसुरी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती। एक होता है ओपनली सपोर्ट करना, एक होता है साइलेंटली कवर फायर देना। जब आप हिजाब की वकालत कर देते हैं स्कूलों के अंदर, तो आप साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। जब आप नहीं, इस्लामिक राष्ट्र का साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सवाल सुनिए मेरा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद जब आप शुक्रवार की छुट्टी को तार्किक बताते हैं, तब आप साइलेंटली इस्लामिक राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं। और ये सब कुछ आप करते हैं संविधान के नाम पर। देखिए, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं
आपकी जो नीति है उस नीति के साथ इस्लामिक राष्ट्र जुड़ जाता है? देखिए, आपके दोनों सवाल गलत हैं। एक तो हम हिजाब का समर्थन खुलेआम करते हैं, और दूसरी बात, अभी एक इस्लामिक राष्ट्र की बात बताई, वहां सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अभी दुबई की बात बताई स्वामी जी ने, इसलिए आप इस्लामिक राष्ट्र को शुक्रवार से मत जोड़िए। हम जो अगर सरकार का निर्णय है संडे की छुट्टी तो संडे मानने, मंडे कर दे तो मंडे मानने, शुक्रवार कर दे तो आपने कहा शुक्रवार से क्या तकलीफ दूसरी है? बात, भाई तर्क पूछ रहा था मैं, तो भाई विरोध कर रहे हो तो तर्क तो बता दो हमें। हम तो उसका ना सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हमें तो जो सरकार का निर्णय है उसको हम मानते हैं। हम मानते हैं इस देश का धर्म संविधान है, शुक्रवार की छुट्टी तो करा दी गई ना? नहीं, कहां कराई हमने, कहां कराई हो गई ना? हम अभी भी आपसे कह हुई, रहे हैं, झारखंड में हुई, बिहार में हुई? नहीं, जो आप जिस सरकार को मानते हो, भारत सरकार को मानते हो या राज्य सरकार को मानते हो, उसका जो निर्णय है उसके हम साथ हैं। वो चाहे संडे की छुट्टी करे या शनिवार की छुट्टी करे। अब चश्मा पहन लीजिए, बेहतर बोलेंगे। चश्मा पहन लीजिए, गिर गया। जी कोई बेहतर बोलेंगे। जी बोलिए। नहीं, पहले अपनी बात को कंप्लीट कर ले, 10 सेकंड और ले लीजिए आप। जी, दूसरी बात देखिए, जब यही नहीं, आप फोन देखिए फिर देखिए, ये मिल रहा है तो आगे जो प्रधानमंत्री जी ने जो 5 संकल्प लिए हैं, उन 5 संकल्पों से ये पता चलता है कि जो 2014 और 2019 के उनके वादे थे उसमें पूरी तरीके से वो फेल हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए अब उन्होंने 25 साल का नया फार्मूला थमा दिया जनता के हाथ में। अरे भाई, वो 2022 का तो बताएं जो वादा था। अब तक गरीबी वो नहीं दूर हुई। क्योंकि इनका मानना है कि हिजाब जो है वो मुस्लिम भावना से जुड़ा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं 5 मुस्लिम देशों की प्रधानमंत्रियों के नाम बताता हूं, बताइए किसको हिजाब में देखा है? बेगम खालिदा जिया या शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, और इंडोनेशिया की मेघावती सुकार्णो पुत्री, टर्की की तांसु सिलर, और मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में सिर्फ एक ही परिवार है, जॉर्डन के शाह की 5 बीबियां हैं। एक की तस्वीर दिखाइए हिजाब में। मतलब जो वहां वाले मानने को तैयार नहीं है, यहां वाले ओढ़ने को तैयार हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा करता है या हिंदुस्तान का मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। यानी जो मुस्लिम देशों में नहीं होता। अब पब्लिक का सवाल ले रहा हूं। सवाल किसी का है तो अपना हाथ खड़ा करें, सवाल पूछे। जी, AIM के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम कानून मानते हैं। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, हमारे 2 उसमें से एक था। हम सबों ने माना। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को पूछ लीजिए, भाई अल्लाह का फजल है, हमारे तो बच्चे होते रहेंगे। इसलिए आप पॉपुलेशन रेट देख लीजिए, ग्रोथ रेट हिंदू और मुस्लिम का। कहा कहते हैं साहब कि आप हिंदू कानून मानते हैं भारत? ओके, ये शादाब क्या, देखिए शादाब, ठीक है शादाब चौहान, ये कोई अभी ये कम है, ये नारा था सिर्फ। 2.3 है, 2.3 है। एक लाइन बताऊं, नैरेटिव कितना बढ़िया है। दर्जन भर बच्चे अल्लाह की देन है और उसके बाद बेरोजगारी मोदी की देन है। यही कहते हैं। अब सुन लीजिए। जी। अच्छा ठीक है, अब शादाब मैं आपके पास आऊंगा। शादाब जी, अभी सुधांशु भाई ने कहा कि बेरोजगारी मोदी जी की देन है क्योंकि पॉपुलेशन तो कोई और बढ़ा रहा है। तो हमें आपके नैरेटिव का जवाब दे रहा हूं। वो कहते हैं आप बता दीजिए पहले। हाँ, रोजगारी के लिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा 47 में, अच्छा आपके जमाने में रोजगार की दर क्या थी? अरे मेरा जमाना छोड़ो, 2014 से आप बताओ। आधी है। आपने सपना दिखाया था, बिल्कुल आधी है। पूरी बहुमत से जीत के आए थे, जनता को आपने बोला था हम आएंगे, हम यहाँ पे नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे, हर घर में रोजगार होगा। अब आप 47 में क्यों भाग रहे हो? आप बताओ क्यों नहीं? अरे भाई, आपका सपना तो भाई बहन छोड़ो। देखिए, मानसिक संतुलन मत खोइए। आपका सपना तो आजमगढ़ और रामपुर में भी टूट गया। भाई आजमगढ़ परिवार बचाना जागीर बची। अच्छा ठीक है, मैं एक सीज़फायर शादाब एक सवाल पूछा उन्होंने, ऑडियंस का एक सवाल आया, बाकी लोग देखिए वो जो अल्लाह की देन है बच्चे, उस पर कई महिलाएं भी सवाल पूछना चाहती हैं। मैं 2 पॉइंट्स पे बात आपका नंबर जनता ही नहीं लगा रही। एक सेकंड सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अडानी भारत पे कब्जा करने की तरफ मुसलमान जिम्मेदार, चाइना हमला कर रहा है मुसलमान जिम्मेदार, नौकरी नहीं मिल रही मुसलमान जिम्मेदार, सरकार रेलवे बेच रहे हो मुसलमान जिम्मेदार, सड़क की दुर्घटना हो गई मुसलमान जिम्मेदार। तालिबान की तारीफ क्यों कर रहे थे? मैं जानना चाह रहा हूं, तालिबान की तारीफ क्यों करी थी आपने? जिसकी बुराई में अब मुस्कुराइए मत, शर्म करिए, जानकारी करिए। जिस पे मेरी भारत सरकार साथ खड़ी है, मैं उस पे कैसे नाराज हो जाऊं? जिस दिन मेरी भारत सरकार कहेगी। क्या लिखा क्या था आपने तालिबान पर, बताइए ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं। भारत सरकार ने वहां हमारे हथियार छोड़ के आ गई भारत सरकार। आपको पता है कि हम दोबारा दूध भेज रहे हैं अपना, तालिबान में दोबारा दूध भेज रहे हैं, और कौन कितने बच्चे पैदा करेगा? सुन लीजिए, गलत बात है। आपने भी बात को रखा ना, नहीं रखा। आप सबको टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड रुकना होगा। प्रोफेसर आगे 30 सेकंड। अमीश जी,
ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन सीए पर 3 मिनट में समझ जाते हैं कि मुसलमानों के लिए सीए विरुद्ध है। हमको नहीं, हमको हिंदुओं से आपत्ति है, हिंदू समाज के लिए, कि 70 साल में वो ये नहीं समझ पाए कि बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या इस देश के लिए कितना खतरनाक है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ आबादी नहीं बढ़ती है मेरे मित्र, कल आने वाले दिनों में इनके पॉलिटिकल पावर बढ़ेंगे, सांस्कृतिक पावर बढ़ेंगे, और जो कह रहे हैं कि 2047 तक हम 2047 तक इसे आप इसकी गंभीरता को समझिए। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू अपनी दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं। ये हम सुना करते थे कि कराची के अंदर हिंदू महिलाएं जो हैं वो भगवान शंकर के लिए पूजा करने नहीं जा पाती। ठीक है, जवाब ये स्थिति आएंगी। एक सेकंड, सवाल हाथ खड़े हुए रहे हो रहे लगातार। ओके, सवाल अपने बात रखिए, अपनी बात सर। अभी कहा सवाल आखिरी जी सर, अभी कहा गया कि इस्लामिक राष्ट्र पीएफआई बनाना चाहती है 2047 तक, तो बीजेपी इसे बैन क्यों नहीं करती सर? बहुत अच्छा सवाल, जोरदार तालियां इसके सवाल के लिए। पीएफआई अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है तो बीजेपी इसको बैन क्यों नहीं करती? सवाल उनके लिए मुद्दा कभी नहीं करेंगे। आप बीजेपी है, ये जिंदगी में नहीं आपका करेंगे। सवाल किससे था? ये जिंदगी में नहीं करेंगे। अरे सुन लो बेटा, सुधांशु आपका नाम? जिंदगी में नहीं करेंगे। रोटी इसी की खाते हैं, ये नफरत फैलाने की रोटी खाते हैं। ये इनका काम है नफरत फैलाना, हमें आपको लड़ाना। आज हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, कल लड़ाएंगे दलित सवर्ण में लड़ाएंगे, उससे पेट नहीं भरेगा तो अति दलित लड़ाएंगे, अति दलित से पेट नहीं भरेगा तो अति पिछड़े बहुत बढ़िया, हमको लड़ाएंगे, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सवाल पूछा, मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, चर्चा चलती रहेगी। कितनी खूबसूरती के साथ दलित स्वर्ण अलग कर दिए, ठाकुर ब्राह्मण अलग कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को अलग रखा। बहुत शानदार। हिंदुओं को काट दो, हिंदुओं को बीच से नफरत की राजनीति करने वाले लोग हम लोग को लड़ा रहे हैं। ये दलितों में लड़ाएंगे, इनका काम है डिवाइड एंड रूल। कुछ नहीं है। सुनिए, अच्छा ये बताइए, अभी देखिए, अभी ये बोलेंगे ब्राह्मण दलित ओबीसी के नाम पे, अरे भाई सुनिए, अरे भाई सबको लड़ा मारेंगे। क्या तरीका आप लगातार क्यों लड़ाना चाहते हो आप? अरे भाई आप, अरे सुनिए, अब बोलने तो दीजिए। एक सेकंड रुकेंगे आप? क्या तरीका हिंदुस्तान से प्यार है। एक सेकंड रुकेंगे? अरे भाई चाचा भतीजा क्या लड़ रही है, बता दीजिए आपकी पार्टी परिवार भी लड़ाएंगे। और सुनिए, आप कहेंगे परिवार में भी हम लड़ा रहे नहीं छोड़ेंगे। देखिए हर किसी को लड़ाना था, अभी सब सामने आएगा। क्या बताइए भाई क्या कहे लड़ रहे हैं आपके चाचा भतीजा? आपको क्या दिक्कत? अब हुआ भतीजा भी लड़ रहे थे किसी घर। अरे तो आपको बता, हमको दिक्कत नहीं थी ना। ये सेल्फ गोल हो गया, ये सेल्फ गोल हो गया, सेल्फ गोल हो गया। क्योंकि अखिलेश जी और उनके चाचा दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए इन्होंने कहा पीएफआई के बैन वाली बात। अब 10 सेकंड में फिर स्वामी दिवाकर। पीएफआई का ओरिजिनल संगठन कहां शुरू हुआ था? सिमी। और सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, ये मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड में है, जबकि उसके बाद सिमी बैन किया गया। आप बताओ, जवाब दीजिए। भाई सिमी को सांस्कृतिक संगठन माफी मांगिए, बताइए। और जो बाद में कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, पीएफआई को बैन करेंगे। क्या बदतमीजी है इनको, अगर इस ढंग से चिल्लाना है। पीएफआई का सवाल भाई आप पूरा साएं बोलते रहे, आप जाके जातिवाद और हिंदू सवर्ण सब पे पहुंच गए, और इसके बाद जहां हमारा संगठन नहीं पूरा होने दे रहे हैं। आपने सिमी को सांस्कृतिक संगठन बोला था कि नहीं? पीएफआई का मूल संगठन की शुरुआत हुई थी सिमी से। सिमी के लिए देश के कई नेताओं ने, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी शामिल थे, कहा सिमी एक सांस्कृतिक संगठन। उसके बाद बाकायदा बैन हुआ। फिर क्या होता है, ये संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये अपना चोला बदल लेते हैं। फिर पीएफआई हो गया, अब देखिए एसडीपीआई आ गया, ताकि जब संगठन पे प्रतिबंध लगाते हैं तो ये लोग यह प्रयास करते हैं कि दूसरे संगठन का नाम ले लें, साहब वो पिछला वाला बैन था, खत्म हो गया। तो अब हम कानून में यह परिवर्तन कर रहे हैं कि वह व्यक्ति केंद्रित होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन में है तो वह व्यक्ति आतंकवादी के रूप में आइडेंटिफाई हो। यही दुनिया में होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि हाफिज सईद आतंकवादी हो गया, अब हाफिज सईद हिजबुल मुजाहिदीन में रहे या जैशे मोहम्मद में, वह प्रक्रिया करने के बाद ही हम करेंगे, अन्यथा क्या होगा, अभी आप पीएफआई करेंगे, दूसरा संगठन का नाम रख लेंगे। शादाब, क्या आपको लगता है पीएफआई के नाम पर बार बार आप लोग कहते हैं कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, लेकिन साइलेंट समर्थन तो आप भी देते हैं जब आप हिजाब वाली बात को मतलब इस्लामिक राष्ट्र को साइलेंट समर्थन देते हैं, जब आप हिजाब को तालिबान को जोड़ते हैं, अपराधियों को भी मुसलमान के साथ जोड़ देते हैं।
नहीं, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली आकर ये कहता है, क्लेम करता है कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो दोनों पर बराबर कानून लगा करके दोनों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा भगवान जो है बच्चों के देना है, फिर जब एम्प्लॉयमेंट बच्चे जो है भगवान की देना है। बच्चे जो है भगवान की देना है, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे रोजगार दीजिए, रोजगार। जब बच्चे ही इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना पॉपुलेशन है, कहाँ मिलेगा? यही देश का युवा कह रहा है जी, सुनो इनकी, यही हराता जिताता है कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तब तो एक मिनट मेरी बात सुन लो, अरे जवाब दे दो ना। आपको 14 और 16 अरे बोलने तो दो, बोलने दो, जवाब दे रहा हूँ। अरे सिर्फ आप ही बोल रहे हो और कोई बोल ही नहीं रहा। जवाब 2014 में मोदी जी जब चुनाव ये लड़ जाग रहे थे गई है तो- जनता। अरे जवाब तो दे दो। 2014 में जब मोदी जी, अरे सर जवाब तो देने दो। अरे जवाब, हाँ यार, अरे सर जवाब, अरे सर जवाब दे दो। अरे दादा, अरे दादा बोलने दो। वो कह रहे आपके पास कोई जवाब नहीं है, समय व्यर्थ मत करें इनके पास। चूंकि एक सेकंड, बीजेपी के दादा, तो हम क्या कर लें? दादा समाजवादी में आ अब जाओ। आपने बोल लिया कई बार, अब दादा समाजवादी में आ जाओ। आप बैठिए, आप बैठिए। मेरा निवेदन है, वो आप किसी पार्टी के नहीं है, वो अब मेरा निवेदन है। एक सेकंड आप पीछे जाइए, एक सेकंड आप पीछे जाइए, एक सेकंड हटना पड़ेगा, एक सेकंड। देखिए अनुराग, ये वो पीढ़ी है जिसने विभाजन के दंश को बहुत नजदीक से देखा है। आप इनकी पीड़ा को समझिए। ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जो उसी प्रकार की भावना रखते हैं, लेकिन आप राजनीति के तहत उस सारी चीजों को इग्नोर कर देते। देखिए, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र, प्लीज चाहते हैं आप ट्रीटमेंट, वही संगीत राजनीति के साथ करिए। आपका जोश का चला गया। नहीं, मुझे उत्तर देना। आपने प्रश्न पूछा है, आपका अच्छा पॉइंट है ये, मैं बहुत अच्छी पढ़ा है। पॉइंट आपसे भी है, आप मैं पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ। सुनिए तो सही, आप सुन ही नहीं रहे। ये हिंदू राष्ट्र इसलिए है क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है। प्रकृति हिंदू इसलिए कैसे है? क्योंकि ये सबको सहेजता है। हम कब से सुनते आ रहे हैं गजवाए हिंद होता है, गजवाए जर्मनी क्यों नहीं होता, गजवाए रशिया क्यों नहीं होता, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं होता, गजवाए यूरोप क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? 10 सेकंड, एक मिनट रुको, 10 सेकंड। दर्शक डांटने आ जाएगा। जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। हिंदुस्तान सनातन धर्म को मानता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके एक साथ रहते हैं। भगवान के लिए तोड़ो मत, भगवान के लिए मत तोड़ो, भगवान के लिए मत तोड़ो, भगवान के लिए आप तोड़ो मत। ये बांट के इस्लामिक ये फलाना, हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन है, इसलिए हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इतने वर्षों से चला रहा है क्योंकि यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अभिनय किया था अनुराग ने 7वें क्लास में नाटक में ऐसा ही अभिनय किया था। सही बात है। ठीक है, सुधांशु से मैंने सवाल पूछा। सुधांशु जी का भी जवाब तो आने दो। एक सेकंड, सुधांशु जी ने ये बात खुद कही, जवाब नहीं सुन। नहीं देखिए, सुधांशु जी ने ये बात खुद कही कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम एक जहती के साथ रहता है। मार्क्सवादी का हवाला दिया, चूंकि हिंदुस्तान का धर्म है, संविधान है, सुनो तो सही बात, हिंदुस्तान के राज्य का जो गजवाए हिंद पर मैं आता हूं। एक सेकंड, ना कि आरएसएस जो चाहती है कि इसको संविधान बदल दे और वो संविधान नहीं बदल रहा बना के अपनी दूसरी मनुस्मृति कभी भी हिंदू राज्य की बात नहीं करता है। शांत। देखिए, डेमोग्राफी जरूर बदली जा रही है, संविधान नहीं बदला जा रहा। गजवाए जर्मनी क्यों नहीं होता, मेरा सवाल है। गजवाए रशिया क्यों नहीं होता, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं होता, गजवाए यूरोप क्यों नहीं होता, किसी और देश के लिए गजवाए क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? कारण यह है कि हम लोगों को कंफ्यूजन है अपने बारे में, पर सबको पता है कि दुनिया में
जो कॉन्शियस एनर्जी है, आध्यात्म का केंद्र भारत है वास्तविकता में। इसीलिए विश्व की एकमात्र हम सभ्यता हैं। हजारों सालों से आज तक चाइनीज, मेसोपोटामियम, ग्रीक, टर्किश एम्पायर, रोमन एम्पायर, इजिप्ट की सभ्यता, सारा इंका, माया, एस्टेक सब खत्म हो गई, सिर्फ हम बचे हुए हैं क्योंकि हम सनातन है यहाँ पे। क्या और आप क्यों नहीं मानते सनातन? और ऐसे लोगों की वजह से अनुराग ये अपनी बात बहुत गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं। अरे यार कुछ एक बात को दो तरीके से बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे और इसका जवाब मैं दे चुका हूं पहले, मैं उस बात को रिपीट कर देता हूं। कारण जानते हैं क्या है? जब इस्लाम का कारवां निकला अरब से लेकर इंडोनेशिया तक, उसने पूरा फतेह कर लिया, केवल हिंदुस्तान नहीं फतेह हुआ। अगर आज का पाकिस्तान बांग्लादेश भी मिला लीजिए तो 1/3 हुआ, 2/3 उसके बाद तो बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसलिए कि मैंने जो बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनुराग ये अनफेयर हो रहा है यार, ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या बदतमीजी हो रही है? बात ही नहीं कर रहे थे किसी की बात बार-बार हो रही है। एक सेकंड अनुराग, ये अनफेयर। और आप क्या कर रहे हैं? दर्शक भी आपको कह चुके, मतलब आपके तो शर्म नाम की चीज आप अपनी बात क्या तरीका है अनुराग? ये क्या तरीका है? अनुराग स्वामी जी बालकर 2 बार बोले पूरी चर्चा के अंदर, कलीम हाफिज 4 बार बोले, आप 10 बार बोल चुके हैं, आपको शांति नहीं हो रही है? 10 सेकंड नहीं, ये गलत बात है ना। मिला। हाँ, अब मैं बताना चाहता हूं जो मैंने बात कही थी। समस्या क्या है कि इस्लाम का कारवां जब निकला तो अरब से इंडोनेशिया तक ग्रीन बेल्ट बन गई और उसमें एक ही गैप रह गया भारत, वो आज तक गैप है। इवन पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला ले तो 1/3 से भी कम कन्वर्ट हुआ, आज भी 2/3 नहीं हुआ। क्यों? मैं वो आज जो पहले कहा था मैं रिपीट कर देता हूं। क्यों? बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हजरत वलीउल्लाह, उन्होंने कहा था इस्लाम के कारवां के लिए कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। यहीं रुका था, इसलिए गजवाए हिंद करना है क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन हिंद कब्जे में आएगा उस दिन वर्ल्ड का कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर आएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां से बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रेरणा लेते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। सीएनबीसी आवाज की टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इस पब्लिक डिबेट में ब्रेक के बाद बड़ा सवाल होगा। तो लड़कियों की शादी करने की उम्र जो 18 है उसे घटा के 16 कर दिया जाए। और मजे की बात आपको बता, केरल की सरकार ने वो प्रस्ताव मान लिया, यानी संविधान से ऊपर कर दिया। ये होता था 2014 से पहले। आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहाँ पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आज़ादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर में बड़ी पब्लिक डिबेट। मैं अब रुक करता हूं आपका शादाब, अपनी बात 40 सेकंड में रखिए जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला। क्विकली रिस्पॉन्स। सुधांशु भाई कह रहे हैं कि इस्लाम का कारवां वहां चला, वहां रुक गया, वो भूल गए कि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, यहां पर बड़े बड़े औलिया अल्लाह है। और हमारा अकीदा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम भी आए जो
फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ है, वो भी इसी हिंदुस्तान में है, जो आज श्रीलंका का है, उस बन गया वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और हमारा मजहबी अकीदा ये है कि जो कोई भी पैदा होता है, आपने कहा कि उसका अकीदा उससे जुड़ा है, वो हर कोई मुसलमान पैदा होता है, वो आपकी मर्जी, आप उसको माने ना माने। दूसरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट भारत की इतिहास को लेट मी कंप्लीट इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि पूरा हो जाने दीजिए, बीच में थोड़ा। इस हमारे भारत का अकीदा ये है, हमारे भारत का मानना ये है कि तमाम जाति संप्रदाय के लोग अपने कल्चर को सेलिब्रेट करें, और इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार होगी 2047 तक, हमारा प्रयास है कोई ना हिजाब को रोकेगा, सुनिए, ना कोई हिजाब को रोकेगा, मुस्तफा ना महिलाओं पे अत्याचार करेगा, मुस्तफा की और रोजगार होगा, और हर जाति धर्म के लोग आजादी से रहेंगे। रुकना पड़ेगा। आप तो निजाम मुस्तफा की सरकार चाहते हैं। मैंने क्या कहा? आपने तो कई बार बोल चुके हैं। सुन तो अब जवाब नहीं सुनेंगे। जवाब तो बताइए ना। मैंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत होगी तो न बेटियों की इज्जत लुटेगी। निजाम मुस्तफा पहले कंप्लीट करूंगा जब निजाम मुस्तफा की हुकूमत। मुझे 30 सेकंड दीजिए जी। हाँ, अगर हमारी हुकूमत मतलब, अब वो सब कुछ बताऊंगा, 30 सेकंड का इंतजार करिए। हमारी हुकूमत मतलब अब ये तो मान के बैठ जाते हैं ना पहले ही, ये वो लोग हैं आप कहते जो हैं अंग्रेजों की लड़ाई में सावरकर जैसे गद्दार पैदा कर रहे थे, वीर है और वीर रहेंगे। एक सेकंड, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति आता है वो पहले मुसलमान ही होता है, मतलब इसमें अगर हम इतिहास में भी जाएंगे तो परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है अगर हर व्यक्ति मुसलमान होता है? मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं इस पर ठीक है, अब स्वामी दीपांकर की बारी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पीएफआई को लेकर के सुधांशु भाई यहाँ बैठे हैं, जरूर विचार होना चाहिए और यह समाप्त होना चाहिए। मैं इसे पीएफआई को भारत का नहीं, पाकिस्तान फ्रंट ऑफ इंडिया मानता हूं। बहुत अच्छी बात। पहली बात। मैं दूसरी, मुझे 2 शब्द बोल लेने दीजिए, एक लंबे समय बाद आते हो साहब। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान जनसंख्या नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है, कोरोना में मास्क से ज्यादा जरूरी है। आप मास्क मत लगाइए मगर जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। आपके पास रिसोर्सेज जीरो हो चुके हैं, पीने के लिए पानी नहीं है कई इलाकों में। विदर्भ जाकर देखिए क्या स्थिति है, पर्यावरण की क्या स्थिति है, रहन सहन की क्या स्थिति है। उसके बाद जनसंख्या हिंदू भी सफर कर रहा है, मुसलमान भी सफर। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है और कोई बोलने वाला उसको लिए तैयार नहीं, और जो सुनता है उसकी पार्टी का व्यक्ति वो ये कहता है। और क्या कह सकते हैं भाई, भगवान की ही इच्छा होगी या खुदा की। मगर एक बात याद रखिए, जिस समय देश के राजा या वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए जनता लड़ने लगे तो उसके मूड और मिजाज को पहचानिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आपने बोली। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि बात हुई कि जो भी कोई आता है वो मुसलमान ही पैदा होता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर जनसंख्या की बात कहूं, ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं। अब ये बताइए, जिन समुदायों की संख्या सबसे कम है उनको कभी प्रॉब्लम है? ये बताइए, कभी यहूदियों ने कहा भारत के, कभी बहाइयों ने कहा, कभी पारसी जो कुछ लाख रह गए उनको प्रॉब्लम नहीं है, जैनों को प्रॉब्लम नहीं है, सिखों को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं है, किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्म नहीं है, एक ही को क्यों प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, इसका मतलब इसका जनसंख्या से लेना देना नहीं है। ये माइनॉरिटी नहीं है भाई, ये सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ओके, ये स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हम सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ना मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, मुसलमान इस देश में खुश है। दूसरी बात, हिंदुस्तान का जो प्रजनन दर है 1.94 वो स्टेबलाइज हो चुकी है, यानी कि जनसंख्या भी स्टेबलाइज हो गई है। तीसरी बात, यही भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कहती है कि अब हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं है। यही बीजेपी का एक प्राइवेट मेंबर बिल लाता है, एक एमपी, और उसको सरकार जवाब देती है कि अब हमें इसकी नियंत्रण की कोई, जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे तो जनता गुमराह ना हो, ये भारत सरकार का स्टैंड है। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल चर्चा के आखिरी दौर में हूं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आर्थिक सुरक्षा पर मंथन हुआ। अमित शाह गृह मंत्री भी उसमें मौजूद थे, सुरक्षा खुफिया एजेंसियां उसमें मौजूद रहीं। उसमें 9 अहम खतरों की चर्चा हुई, जिसके अंदर नेपाल बांग्लादेश में जो डेमोग्राफिक, नेपाल बांग्लादेश की सीमा पर जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है वो एक बड़ा चिंता का विषय था। कट्टरता की आड़ में जो आतंकवाद हो रहा है, जिस तरह से कन्हैया लाल साहू का गला काटा गया, जैसे अमरावती में गला काटा गया, वो भी एक चिंता की बात है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की आड़ में अब टेरर फंडिंग हो रही है, वो भी बड़ी चिंता की बात है। इसलिए क्योंकि अगर हम पीएफआई को बोलते हैं कि पीएफआई का जो इस्लामिक राष्ट्र था उसको पीएफआई डिनाई कर रही है, लेकिन इन फैक्ट्स को क्या बदलेंगे आप? डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, असम के सीएम कह रहे डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। लेकिन सुधांशु चतुर्वेदी, मेरा सवाल आपसे है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए इस बात का, अगर इतना डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, इस्लामिक राष्ट्र की तैयारी हो रही है, तो शासन तो बीजेपी का है, प्रधानमंत्री तो मोदी है, तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? तभी तो एक के बाद एक राज उभर के सामने आते जा रहे हैं, अन्यथा इससे पहले जानते क्या होता था? मैं बता रहा हूं,
मई 2014 में केरल का मल्लापुरम जिला, उसकी जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि चूंकि अब मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है, अब वहां 75% मुस्लिम हो गए, तो लड़कियों की शादी करने की उम्र जो 18 है उसे घटा के 16 कर दिया जाए। और मजे की बात आपको पता, केरल की सरकार ने वो प्रस्ताव मान लिया, यानी संविधान से ऊपर कर दिया। यह होता था 2014 से पहले, चुपके चुपके चोरी चोरी सब इस्लामिक राष्ट्र की बातें चल रही थी। और सुनिए, केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में है वो छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट समर्थन में वोट करते हैं। 2006 में ये चुपचाप चल रहा था। हाजी याकूब कुरैशी इनकी सरकार में मंत्री था, इनकी सरकार में मंत्री था। आपके समय हो गया। ओके ओके, अनुराग भदौरिया अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए। अब आप बताएं, अब आप मेरा सवाल तो सुनिए, पहले ही बोल देंगे तो कैसे काम चलेगा। अब आप मुझे बताइए। नहीं, 1 मिनट सर, वालों पे कार्रवाई हो रही है। हाजी याकूब कुरैशी इनकी सरकार में मंत्री था, डेनिस कार्टूनिस्ट के ऊपर फतवा देने के बाद जवाब। सुधांशु जी, निवेदन है मेरा, स्वीकार करिए। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी के भी कई सांसद हैं, कई नेता हैं जो इस तरह की बात कर देते हैं जो देश के लिए हानिकारक होती है? मैं एक ही सवाल देश की जनता से बोलना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के झांसे मत आओ। इन्होंने पीडीपी के साथ जो उग्रवादियों को छोड़ती है, कश्मीर में उसके साथ सरकार बनाई थी। इन पे क्या विश्वास करोगे? एक आध नाम गिना रहे हो, यहां कितने नाम है जरा पीडीपी से पूछो। मलाई खाने के लिए सरकार बना रहे थे आप, तब आपको चिंता नहीं थी। आप बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे आप उनके साथ सरकार बना के मलाई खा रहे थे। ये चिंता की बात है देश के लिए। ये बीजेपी है, ये हमें आपको लड़ाना चाहती है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार।